तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति। भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में आपने उसकी परिभाषा जानी थी कि जो कार्यपालिका है यानी कि सरकार है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो संसद है वो तीन चीजों से मिलकर के बनती है। संसद में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और भारत का राष्ट्रपति शामिल है। तीन चीजें संसद का हिस्सा होती है। यहाँ जिसकी हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और इस पद की इम्पोर्टेंस ये है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कि भारत का ये राष्ट्र प्रमुख होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का हेड ऑफ द स्टेट होता है। यानी कि जैसे राजतंत्र वाली व्यवस्था में जो राजतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहां पे राजा सर्वे सर्वा होता है। सर्व सबसे ऊंचा उसका उसी का पोस्ट होता है। सबसे ज्यादा शक्तियां उसी के पास होती हैं। लेकिन इस तरीके की व्यवस्था में जिस व्यवस्था की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस व्यवस्था के अंदर यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सबसे ऊपर होता है। वो राष्ट्र का प्रमुख है। और जो कार्यपालिका है उसका औपचारिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका के अंदर कौन कौन है? केंद्र में तो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तीनों जो है वो मिल करके विधायिका को कंप्लीट करते हैं। और कार्यपालिका का भी ये औपचारिक रूप से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो उसका औपचारिक वास्तविक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री है। अब यहाँ पर जो शक्तियां दी गई हैं वो कुछ इस तरीके से राष्ट्रपति को सबसे ऊपर सेट कर दिया गया कि ये राष्ट्रपति का पद है। और उसके बाद अब उसमें से एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। और उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने का प्रयास किया गया है। यानी कि ये कार्यपालिका, ये विधायिका, न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया है। अब जैसे न्यायपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है उसकी चर्चा आपको करना है। विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, कार्यपालिका के संबंध में क्या भूमिका है उसकी चर्चा करना है। और आपको ये भी समझना है कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है ना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो देखिए, कानून, देश के लिए कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है उसको विधायिका कहा जाता है, यानी संसद। और कार्यपालिका कौन है? तो जिसको आप सरकार कहते हैं जनरली, तो वो कार्यपालिका है यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। जो विधायिका के द्वारा बनाए गए जो भी कानून हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको लागू कराने का काम करे वो कार्यपालिका है। और न्यायपालिका का काम, न्यायपालिका दोनों से बिल्कुल अलग है। भारत के संदर्भ में अगर स्ट्रक्चरल डिवीजन देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका ये ओवरलैप करते हैं। यानी कि जो कार्यपालिका के मेंबर होते हैं वो अनिवार्य रूप से विधायिका के मेंबर होने चाहिए। यानी जितने मंत्री बनते हैं वो सब विधायिका के मेंबर होंगे तभी मंत्री बन पाएंगे, या 6 महीने के अंदर उनको बनना पड़ेगा। यानी कि वो एक अपवाद है, बाकी कंपल्सन है। न्यायपालिका इस मामले में बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का वो औपचारिक प्रमुख है। राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान द्वारा निर्धारित है। यानी कि वो एक संवैधानिक पद है। उसकी शक्तियां और कार्य उसको व्यापक रूप से आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक डिटेल में लिखा गया है। लिख करके संविधान में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो आर्टिकल्स हैं, आइए सबसे पहले इनको देखते हैं। यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 और उसका ए पार्ट यहाँ तक सारे आर्टिकल आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपको याद है, इतना मुझे विश्वास है। अब आगे आपके सामने आर्टिकल 52 से लेकर के आगे के आर्टिकल्स स्टार्ट होंगे। बीच बीच में हमने कई आर्टिकल्स जैसे केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में, आपातकालीन प्रावधान के संदर्भ में, तो आपको कई आर्टिकल्स मिले जुले देखने को मिले। जैसे आर्टिकल 250 में क्या है,
249 में क्या है, 257 में क्या है, 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, 280 हो गया। ऐसे ढेर सारे रैंडम बीच बीच के आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस हुए हैं। अभी जब कई बार वो रिपीट होंगे तो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल और डीपली क्लियर हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 52 की अगर बात करें, तो जो आर्टिकल 52 है ये भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद को यह स्थापित करता है वो आर्टिकल 52। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए जो आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 52 है। उसके बाद आर्टिकल नंबर है 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की जितनी शक्तियां हैं सबसे व्यापक रूप से कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन वो इन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से प्रयोग करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि जो शक्तियां हैं वो उसी में निहित हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से ही, यानी कि अपने आप से उस शक्ति का प्रयोग वो नहीं करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। अगर अगला आर्टिकल देखिए तो आर्टिकल नंबर 54, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन जो होगा वो एक कोलाज के माध्यम से होता है, और उस कोलाज में कौन कौन शामिल होता है, तो यानी कि संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उसके साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर शामिल होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर शामिल होंगे और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर शामिल होंगे। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस तरीके से क्या व्यवस्था होगी उसकी चर्चा आर्टिकल 54 में की गई है। 55, जो आर्टिकल नंबर 55 है उसने निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो जो इलेक्शन होगा वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जैसे जनता डायरेक्ट वोट करे वो प्रत्यक्ष चुनाव है। आप ढेर सारे प्रत्यक्ष चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगर आपकी एज 18+ है तो आपका वोटर आईडी बनेगा और आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। तो आप किस किस लेवल पे वोट करते हैं, तो अगर आप नगर निगम के क्षेत्र में हैं तो नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होता है, उसमें आप वोट करने का मौका पाते हैं। पंचायती राज का है तो उसमें आप वोट करते हैं। विधानसभा के लिए अगर चुनाव होता है तो वोट करते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव होता है तब आप वोट करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, तो पंचायतों के लेवल पे भी, विधान परिषद के लेवल पे, राज्यसभा के लेवल पे, ये सब अप्रत्यक्ष चुनाव है। आपके चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा अगर वोट किया जाए, जैसे आपने एक अपना सांसद चुन लिया, अब आपका वो सांसद आपके जिले का आपके द्वारा नियुक्त किया गया आपका प्रतिनिधि है, यानी कि पूरे के पूरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसकी तरफ से डाला गया वोट पूरे जिले की मंशा को दिखाता है कि राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना जाए, उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना जाए। तो वो पूरी की पूरे जिले का, अगर वो विधानसभा का है या लोकसभा का है, विधायक है तो विधानसभा, और पूरे जिले के लिए होगा तो सांसद होगा। ठीक, तो इसकी चर्चा आर्टिकल 55 में है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ये चुनाव संपन्न कराया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं वो आपने जान लिया। इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के, ठीक है, विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली पुडुचेरी दो की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होंगे। आर्टिकल नंबर 56 ये राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और पुनः चुना जा सकता है और कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 56 कहता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। ठीक,
अमेरिका के अंदर थोड़ा चेंज है। अमेरिका में कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा, उनका कार्यकाल काफी सारगर्भित रहा और 2 बार वो राष्ट्रपति बने, यानी 4 वर्ष का एक टर्म, 4 वर्ष का एक टर्म। आगे फिर वो कंटिन्यू करते तो उतनी योग्यता योग्यता उनमें थी कि वो चीजों को कंटिन्यू कर सकते थे। बाई हेल्थ काफी ज्यादा वो फिट थे। लेकिन वहाँ तीसरी बार बनने का कोई प्रावधान नहीं। भारत के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। आर्टिकल 57 इसी की बात करता है कि पुनर्निर्वाचन की योग्यता का प्रावधान है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा आर्टिकल 58 में है। ये बताता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के किसी लाभकारी पद पे आसीन ना हो, यानी भारत सरकार के किसी लाभकारी पद पे, यानी कोई ऐसा पद जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा हो, सैलरी मिल रही हो, इस तरीके की चीजों में ना हो। आर्टिकल 59 ये पद संबंधी शर्तों की बात करता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं हो सकता और उसे कोई लाभकारी पद धारण नहीं करना चाहिए। 59 में यानी कि योग्यता होनी चाहिए, संसद सदस्य नहीं। अगर है संसद सदस्य तो चुनाव लड़ने से पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा। आर्टिकल 60 ये शपथ की बात करता है और शपथ राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और जब मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने की बात आती है तो वो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 ये राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करता है। राष्ट्रपति अगर एक ही आधार है राष्ट्रपति को पद से हटाने का, और वो क्या है, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर पद रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभालना, इसकी बात करता है। कि जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति कार्य करने में सक्षम नहीं है या त्यागपत्र दे दिए या उनकी डेथ हो जाए, ऐसी स्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो तुरंत राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेगा, कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन पद के रिक्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 62 में दी गई है। राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात करें तो देखिए, कार्यपालिका शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति की अगर विधायी शक्ति की बात करें तो उसमें संसद का सत्र बुलाना, उसको स्थगित करना, सत्रावसान करना, ये सारी शक्तियां जो है वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। लोकसभा को भंग करना ये भी विधायी शक्ति के अंतर्गत है। संसद को संबोधित करना आर्टिकल 86 ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 ये अध्यादेश की बात करता। अध्यादेश क्या है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और देश को अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है, यानी राष्ट्रपति माना जाता है कि राष्ट्रपति वो अध्यादेश जारी कर रहे हैं। तो ये भी पावर विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है।
इसके अलावा न्यायिक शक्तियों की अगर बात करें तो दया याचिका पे निर्णय, आर्टिकल 72, ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसमें न्यायालय के रूप में राष्ट्रपति पेश नहीं आता है, वो न्यायालय लगाएगा और न्यायालय के रूप में सारी व्यवस्थाएं देगा। वो एक कार्यकारी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, दया दया की तरीके से वो मर्सी पिटीशन दायर की जाती है। उसके अलावा दंड क्षमा, दंड का स्थगन, दंड का स्वरूप बदल देना, इस तरीके की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं, जो उनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, जिसको अभी आपने बहुत व्यापक स्वरूप में देखा। कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं? तो वो शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास में इस रूप में है, वो है जैसे आर्टिकल 352, देश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जो व्यवस्था, चाहे युद्ध की स्थिति हो, कोई बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति हो, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। या आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि किसी राज्य के अंदर जो व्यवस्था है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, राज्य संविधान सम्मत तरीके से नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। तत्काल मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की जो शक्ति है राज्य की, वो केंद्र के पास चली जाएगी, विधायी शक्ति भी केंद्र के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से ये भी पावर है। उसके अलावा वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, यानी देश की अगर वित्तीय व्यवस्था में कोई अड़चन है, कोई संकट देश के सामने आ गया, तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो वित्तीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं और उसके द्वारा उस अव्यवस्था को, यानी उस संकट से देश को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित हैं। उसके अलावा जो सैन्य शक्तियां हैं वो भी राष्ट्रपति के पास हैं। तो कौन कौन सी, जैसे भारतीय राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। युद्ध की घोषणा, शांति संधि पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति ही करते हैं। तो संवैधानिक जो अनुमोदन है वो आवश्यक है। अगर युद्ध की कोई घोषणा की स्थिति है तो उस प्रपत्र पर साइन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा कूटनीतिक शक्तियां, जैसे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को मान्यता देना। अब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है और उसको हम रिकॉग्नाइज करें, जैसे अभी अफगानिस्तान की स्थिति थी, तालिबान ने वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया, तो अगर हम उसको रिकॉग्नाइज ना करते, उसको मान्यता ना देते, तो उसके साथ हमारे संबंध शुरू ना होते। तो हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, तालिबान के साथ हमने संबंधों को आगे बढ़ाया और आज उनके साथ हमारी विदेश नीति चल रही है। इसी तरीके से संधियों और समझौतों पे हस्ताक्षर, जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधियां होंगी, समझौते होंगे, उन सब पर सिग्नेचर किसका होगा? राष्ट्रपति का। आपको भी जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उस पर भी सिग्नेचर राष्ट्रपति का ही होता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, यानी कि नॉमिनल हेड हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति जो हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ये राष्ट्रपति की स्थिति है, जरा समझिएगा इस बात को। जो शक्तियां हैं उसका शक्तियां खूब दी गई हैं, राष्ट्रपति के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शक्ति के प्रयोग को करने का उसको दायित्व तो नहीं दिया गया है। वो शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। शक्तियां हैं, जैसे इंग्लैंड में क्रांति हुई, इंग्लैंड की जो क्रांति थी वो बिल्कुल रक्तहीन क्रांति थी। फ्रांस में क्रांति हुई, राजतंत्र के खिलाफ ये क्रांतियां हुई थी। तो इंग्लैंड में भी क्रांति राजतंत्र के खिलाफ थी और फ्रांस में भी क्रांति राजतंत्र के खिलाफ थी। दोनों क्रांतियों में, फ्रांस की क्रांति में वहां के राजा को प्रजा ने, यानी जनता ने मार डाला,
फांसी पे लटका करके लुई 16वें को समाप्त कर दिया। लेकिन इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में लोगों ने अपने राजा से शक्तियां छीन ली। राजा को मारा नहीं, राजा से महल भी खाली नहीं करवाया, राजा को किसी और रूप में भी प्रताड़ित नहीं किया। बस केवल और केवल इंग्लैंड की जो रक्तहीन या रक्त विहीन क्रांति थी, उसमें क्या किया गया कि राजा से सारी शक्तियां ले करके और उसे संसद को दे दिया गया और कहा गया कि आप राजा ही हैं। आज भी इंग्लैंड में राजा है, लेकिन वास्तविक शक्ति कहाँ निहित है? तो वास्तविक शक्ति संसद को दे दी गई, यानी कि वहां पर प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और विधायिका है, और विधायिका का मतलब संसद है। तो इस तरीके की व्यवस्था को ही भारत में भी कॉपी किया गया है। बस हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, यानी कि व्यवस्था तो लोकतांत्रिक ही है, लेकिन हम अपने राष्ट्रपति को भी निर्वाचित करते हैं। चुनाव प्रत्यक्ष नहीं कराया जाता। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष क्यों नहीं कराया जाता? तो प्रत्यक्ष कराने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो चुनाव करते हैं लोकसभा के लिए, वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो जो प्रधानमंत्री है, और चूंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, और प्रमुख है लेकिन नाम मात्र का प्रमुख है। अगर दोनों को चुना जाता तो शक्तियों का टकराव शुरू हो जाता। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने पूरी पूरी संसद को चुना, लोकसभा को और राज्यसभा को, आपने विधानसभाओं को चुना। आप पूरी हिरार्की समझिए। देखिए, आप अपने विधायक को चुनते हैं, जैसे जो विधानसभा के अंदर, राज्यों के अंदर विधानसभा है, आप विधानसभा में विधायक चुनते हैं। आप केंद्र में लोकसभा के अंदर सांसद को चुनते हैं। तो जो राज्यों में आपने विधायक चुना, वो विधायक और चुन लेते हैं राज्यसभा के सांसदों को। राज्यसभा के सांसदों को अप्रत्यक्ष तरीके से विधानसभा के विधायकों के द्वारा चुना जाता है। अब राज्यसभा के जो सांसद हो गए और लोकसभा के सांसद हो गए, राज्यों के विधानसभाओं के आपके द्वारा चुने गए विधायक, लोकसभा के आपके द्वारा चुने गए सांसद और राज्यसभा के सांसद, ये सब मिल करके फिर राष्ट्रपति को चुन देते हैं। तो एक तरीके से चुनाव अप्रत्यक्ष है, और जिसको आपने चुना उसी प्रेरणा से ही आगे राष्ट्रपति निकलेगा, उसी से आगे राज्यसभा के सांसद निकलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इसी रूप में जोड़ दी जाती है। धीरे धीरे इस सब बातों को समझना है। भारतीय संघ का उसको औपचारिक प्रमुख माना जाता है, वास्तविक प्रमुख ना मान करके औपचारिक रूप से उसका प्रमुख माना जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय राज्य की एकता, अखंडता और संवैधानिक कार्यप्रणाली, इसका प्रतीक है। यानी कि वो इस रूप में है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक ऐसे रूप में है जो देश को पूरी तरीके से, देश का अंतिम और प्रथम दोनों तरीके से वो एक सिंबल बना हुआ रहता है। और राष्ट्रपति का पद लोकतंत्र का आधार है, परंतु भारतीय शासन प्रणाली में वो संसदीय प्रणाली के औपचारिक प्रमुख के रूप में ही अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा राष्ट्रपति के बारे में। अब इसमें एक फ्लोचार्ट के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं भारत के राष्ट्रपति को, क्या क्या चीजें आपने इसमें जाना। भारत का जो राष्ट्रपति है, सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है कि निर्वाचन के द्वारा ये पद भरा जाता है। इस पोस्ट के लिए जो व्यक्ति आता है वो बाई इलेक्शन, यानी कि राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के अंदर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वहां के लोग अगर ये सोचे कि हम ब्रिटेन के राजा बन जाएं तो संभव नहीं है। फिर उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगले जन्म में हमारा जन्म उस परिवार में हो, हम उस परिवार के राजकुमार बने तो वहां के राजा बन सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है।
इलेक्शन के द्वारा यहाँ पर 5 वर्ष के लिए एक बार में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। बाई इलेक्शन 4 तरीके की चीजें होती हैं, नियुक्ति होती है, मनोनीत होता है, चयन होता है और निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन, भले वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है, अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन इलेक्शन के द्वारा ही ये पोस्ट भरी जाती है। दूसरी बात, जो इनका कार्यकाल है वो कितने समय का होता है, 5 वर्ष का। अगर ये त्यागपत्र देना चाहें, राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात आए तो हटाने का भी प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर। आर्टिकल आपको दिया गया है, जिस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और हटाने का एक आधार है, वो क्या है कि वो संविधान का अतिक्रमण करे। बस केवल और केवल एक आधार है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अगली चीज, भारत के राष्ट्रपति की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 5 में की गई है। आर्टिकल 52 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल क्या है, 52, जिसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। भारत का ये राज्य प्रमुख होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं। उसके साथ ही साथ जो इनका नियंत्रण है वो केंद्र और राज्य दोनों पर समान रूप से होता है। केंद्र पर भी और राज्यों पर भी, दोनों पर समान रूप से कंट्रोल रहता है भारत के राष्ट्रपति का। और संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो संसद के सत्रावसान की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके साथ ही इनको कार्यकाल की सुरक्षा भी दी गई है, यानी कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल मिला हुआ है उसको यूं ही नहीं समाप्त किया जा सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा है संवैधानिक रूप से। जब ये शपथ लेते हैं तो शपथ में कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये शपथ के रूप में राष्ट्रपति लेते हैं। और इनकी शक्तियों को अभी आपने देखा, कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला ही क्या होता है, अंतिम होता है। तो इस तरीके की राष्ट्रपति के संदर्भ में एक समराइज्ड जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके का एक पहले फ्लोचार्ट आप बनाइए। पहले एक न्यू बिल्डिंग अचानक से नहीं बनती किसी जादू की छड़ी से कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है। फाउंडेशन जितना अच्छा बनाएंगे फिर उसके बाद आप उस पर ऊपर से काम करते चले जाइए। तो ये चीज रेडी करिए कि एक फाउंडेशन बनाइए एक राष्ट्रपति, और फिर उसके बाद उसके हर एक डायमेंशंस का एक्सप्लेनेशन तैयार करिए, एक नोट्स बनाइए। डेली कोशिश करिए 35-40 पेज लिखने की। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे। लिखना बहुत जरूरी है। जो पेन नहीं चलाएगा उसका उसके उसका जो मेंटल लेवल है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। पेन चले ये समझ लीजिए, और जब चले तो अच्छे से चले, सोच विचार करके चले। तो इसका मतलब डेली 3 से 3.5 4 घंटे का काम तो आपके रिटेन का होना चाहिए। जैसे अभी आपने राष्ट्रपति पढ़ा, अब इस राष्ट्रपति से आपको कितनी चीजें आपके दिमाग में है ये आप तो जानो। आपकी अंतरात्मा तो ये जाने कि आपने कितना जाना। अपनी अंतरात्मा से चीटिंग नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए। और कितने सौभाग्यशाली हैं आप, उस समय में है जब आपके पास पेन है, कॉपी है। वरना किसी समय तो लोग किस किस तरीके से लिखते रहे होंगे, कहाँ कहाँ लिखते रहे होंगे, जमीन में लिखते थे, पत्तियों पे लिखते थे, है ना। सब चीजों को क्लास में तुरंत कंठस्थ करना होता था।
आप तो उसको रीचेक करिए, पेन कॉपी उठाइए, लिखिए, लिख करके देखिए कहाँ तक आपका लेवल पहुंचा है। उसके बाद में अगर आपको दोबारा ये चीज़ें देखनी है, रिवाइज करनी है, तो आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। आप इसको दोबारा, आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अगली जो बात आपको बतानी है वो ये कि एक एक चीज पर अपने आप को अगर बारीकी के साथ पहुंचाना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी कमांड बढ़ती जाएगी, उतना आपकी समझ और मजबूत होती चली जाएगी। तो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर पिछले सालों में जितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सबकी चर्चा की जा रही है, उस पर भी शामिल होइए। और उसको आप कोशिश करें कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। अब राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है, आप अपनी बुक से इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें। आपको कंटेंट मिल जाएगा, उसको पढ़िए। उसके अलावा ये जो क्लास हुआ है ये भी मिल जाएगा। और इसके बाद एक अपना नोट्स बनाइए, जिस लेवल पे भी बना सकते हैं बनाइए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस दुनिया में परफेक्शन कुछ नहीं है। परफेक्शन केवल और केवल निरंतरता है। जिस क्षेत्र में आप हैं, आप सिर्फ और सिर्फ निरंतरता बनाए रखिए, वही परफेक्शन है। बाकी और कोई चीज, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो परफेक्शन को बता सके या परफेक्शन दिखा सके। तो कंटिन्यूटी अगर आपके अंदर है, आप लगातार बने हुए हैं, तो आप परफेक्ट हैं। परफेक्शन की कतार में खड़े हैं। और अपने को अगर परफेक्ट करना है तो डेली आंसर राइटिंग भी जरूरी है, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी है। डेली 8 बजे मैंने आपको डेली शाम को 8 बजे एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। उसकी वीडियोज आपको मिल जाती है चैनल पे। आप जाइए, उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद उस क्वेश्चन को नोट करिए और खुद से उसकी आंसर राइटिंग करिए। और बिना झिझक आप उसको व्हाट्सअप करिए जो आंसर आपने लिखा है। तो जिस लेवल पे जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरे लेवल पे ये ठीक हो गया है, मतलब अंदर से आपके आ जाए कि हाँ अब इसमें और सुधार की गुंजाइश नहीं बची है, तो आप भेज दीजिए। वरना 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करिए। जो इस तरीके से काम करेगा उसके लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। अब आइए चर्चा करते हैं सरकारी आयोग की। केंद्र राज्य संबंधों में दो तीन आयोग हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी आयोग। केंद्र और राज्य के संबंधों के संदर्भ में इसकी इस आयोग का गठन किया गया था 1983 में। ये एक महत्वपूर्ण आयोगों में से एक है। भारत में संघ और राज्यों के बीच संबंधों को अधिक संतुलित और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से 1983 में केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग की स्थापना किया था 1983 में। ये आयोग जो था वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, R.S. सरकारिया, इन्हीं की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसमें 2 और सदस्य थे। आयोग का जो कार्यकाल था वो लगभग 3 साल का था। 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत किया। लगभग 247 रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। इसमें संघीय ढांचे को मजबूत करने और केंद्र राज्य संबंधों को और अधिक सौहार्दपूर्ण समन्वित बनाने के लिए इन्होंने विस्तृत अनुशंसाएं दी थी। तो उसको आइए समझते हैं कि क्या क्या इनकी रिकमेंडेशन थी, और कोशिश करते हैं कि इसको याद रखें। देखिए एक बात यहाँ समझिएगा कि जो इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपके सामने ये बात रखी है, इसमें संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्रोत संविधान है। दोनों को शक्तियां बांट दी गई हैं। केंद्र की शक्ति अलग, राज्य की शक्ति अलग। केंद्र सरकार के अधीन नहीं है राज्य की सरकारें, लेकिन दोनों की शक्तियां संविधान से हैं। ये संघीय व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत के संविधान के अंतर्गत जो शक्ति है उसका झुकाव केंद्र की ओर ज्यादा है। तो वैसे में
केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो कैसे सौहार्दपूर्ण बना रहे, राज्य अपने को कैसे ये महसूस करे कि हमें जो शक्तियां हैं वो समुचित हमारे राज्य के विकास के अनुकूल है। तो इस सब चीजों के लिए ध्यान में रख करके 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था और इसने संघीय ढांचे को मजबूत करने, केंद्र और राज्य संबंधों को और ज्यादा कैसे सौहार्दपूर्ण बनाया जाए, कैसे समन्वित किया जाए, ताकि जो विकास है, देखिए हम ही केंद्र सरकार चुनते हैं और हम ही राज्य की भी सरकार चुनते हैं। अब पता चले केंद्र और राज्य के बीच संबंध ही अच्छा ना हो तो हमारा विकास कैसे हो। हमने दोहरी सरकारें चुनी है, केंद्र की सरकार हम चुन रहे हैं, राज्य की सरकार हम चुन रहे हैं। तो हम और आप क्या चाहेंगे कि इन दोनों सरकारों के बीच जो संबंध हो वो सौहार्दपूर्ण हो, दोनों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तौर तरीकों से चलें और अपने को इस तरीके से तालमेल बना करके लेकर के चलें कि हर एक नागरिक का, समाज के हर वर्ग का और समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का भी प्रॉपर तरीके से विकास संभव हो सके। तो इन्होंने सरकारी आयोग में क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था वो आइए जरा समझते हैं। इनकी जो सिफारिशें थी वो थी संघीय ढांचे की मजबूती, संघीय ढांचे को कैसे मजबूत बनाया जाए, संघीय ढांचे को मजबूत करने की। भारत में शासन की व्यवस्था कैसी है, संघीय व्यवस्था है। तो इस इनका कहना था कि भारत का संघीय ढांचा लचीला संघवाद है और इसलिए आयोग ने संघीय मूल्यों को बनाए रखते हुए अधिक सहयोगात्मक संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आवश्यकता बताई थी। ये लचीला संघवाद का मतलब, संघवाद जो है अमेरिका में बहुत कड़ा है, भारत में लचीला कहा गया। अमेरिका में कड़ा क्यों है, तो वहां पर किसी भी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। और भारत के संविधान में तो आर्टिकल 249, 250 जो किसी न किसी रूप में केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां दे देते हैं। राज्य सूची के विषय पे 249 के तहत संसद को अधिकार मिल जाता है अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। और 250 में तो आपातकाल लागू होते ही राइट मिल जाता है राज्य सूची पर कानून बनाने का। लेकिन जब लचीला संघवाद है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था हो, यानी कि सहयोगात्मक संघवाद हो, केंद्र और राज्य जो है वो मिल करके देश के विकास के लिए अपना कदम बढ़ाएं और जो संघवाद है यानी साथ में जो दोनों की शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग टकराव के लिए ना हो करके अपनी नागरिकों के, अपने लोगों के विकास के लिए शासन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो इस राष्ट्रपति शासन के लिए सरकारी आयोग ने कहा कि सिफारिश की कि राष्ट्रपति शासन का उपयोग केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में होना चाहिए और इसे नियमित राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। ये रिकमेंडेशन 356 के तहत 356 के संदर्भ में दिया। गवर्नर की भूमिका के संदर्भ में सरकारी आयोग ने लिखा कि राज्यपाल को एक निष्पक्ष और गैर पक्षपाती पद के रूप में कार्य करना चाहिए। अब राज्यपाल के संदर्भ में ये होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब उसकी इच्छा पर, जब तक वो चाहे तब तक वो पद पे बना रहता है। और किसी राज्य में जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के द्वारा रिकमेंडेड होता है, उसी के अपने लोग होते हैं जिसको राज्यपाल का पद मिलता है। अब अगर राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष ना हो, पक्षपाती हो जाए तो फिर वो समस्याएं और मुख्यमंत्री राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बन जाएगी। तो उसी के लिए इन्होंने लिखा था कि वो ना तो केंद्र के एजेंट हो और ना ही केवल सत्तारूढ़ पार्टी के, इसका ध्यान रखा जाए। गवर्नर की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित मुख्यमंत्री जो भी राज्य का, जैसे मान लीजिए कि बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है तो बिहार के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। क्यों? अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगर लड़ते रहेंगे तो काम कब करेंगे और नुकसान किसका होगा? पूरे की पूरा समय खराब हो जाता। 5 साल बहुत होता है। जो आदमी 20 साल का है वो 5 साल बाद 25 का हो जाता है, जो 15 साल का है
वो 5 साल बाद 20 का हो जाता है। अब पता चले 5 साल तक किसी राज्य की स्थिति ऐसी रही कि राज्य के अंदर टकराव की स्थिति बनी रहे और उस टकराव में विकास के काम बाधित हों, तमाम चीजें, तमाम योजनाएं, तमाम भर्तियां, ये सब फंस जाए, तो वैसे में युवाओं का, वहां के लोगों का कितना नुकसान होगा। गवर्नर का कार्यकाल, गवर्नर का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष का होना चाहिए। देखिए इन्होंने बिल्कुल, जो मैंने आपको बात बताई, जो प्रसाद पर्यंत है, यानी कि वो बेचारा गवर्नर जो बनता है उसको पहले ही आपने एडहॉक बेसिस पे रखा हुआ है। उसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद देते हैं कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पे रहेगा, उसकी इच्छा पे, और जब चाहे तो हटा दे। यानी केंद्र सरकार उसके पद को लेकर के ही उसे इनसिक्योर किए हुए है। तो वैसे में तो वो उसके लिए बायस्ड हो ही जाएगा। उसको अपना अगर पद बचाना है तो वहां से आदेश आएगा कि आपको ये काम करना है, और नहीं करोगे तो ट्रांसफर, या फिर राष्ट्रपति आपको पद से हटाएंगे। इस तरीके के दबाव हो सकते हैं। तो ऐसे में वो आशंका न रह जाए, इसलिए गवर्नर का कार्यकाल आप 5 वर्ष का करिए, निश्चित कर दीजिए। और निश्चित करेंगे अगर गवर्नर का, तो वो केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उसको हटाया जाए। और ऐसा अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा और मजबूती के साथ में काम करेगा। ये रिकमेंडेशन थी सरकारी आयोग की। उसके अलावा केंद्र राज्य विवाद निवारण के लिए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संवाद और सहमति आधारित समाधान वो अपनाए जाने चाहिए। कितना ज्यादा बातचीत होगी। देखिए अटल जी कहते थे, जब पाकिस्तान से विवाद होता था तो वो कहते थे कि कुछ भी हो लेकिन संवाद बंद नहीं होना चाहिए। अगर संवाद नहीं बंद होगा तो रास्ते निकलेंगे, अगर संवाद ही बंद हो गया तो फिर कोई रास्ता निकलेगा नहीं, तो फिर चीजें रुक जाएंगी। तो विवाद में संवाद जारी रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर राज्यों के बीच में कोई मतभेद है तो ज्यादा से ज्यादा अगर वो संवाद है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, तो रास्ते निकलेंगे। आर्टिकल 200, राज्यपाल का विधेयक रोकने का जो अधिकार है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा ने कोई विधेयक पास किया, अब इम्पोर्टेंट विधेयक है, राज्य की आवश्यकता है, और उससे ज्यादा लोग राज्य के प्रभावित होंगे, और केंद्र सरकार और राज्य के अंदर जो सरकार है वो अलग अलग विपक्षी पार्टियों के हैं। राज्य की सरकार को लगता है ये विधेयक पास होना ज्यादा जरूरी है जनहित में। केंद्र को लगता है अगर कि अगर ये विधेयक पास होगा तो इससे लोग इस सरकार के फेवर में ज्यादा आ जाएंगे, चुनावी मौसम है, ऐसे में इसको रोक लिया जाए, या कुछ भी समय हो, तो वो राज्यपाल के पास अगर विधेयक गया, राज्यपाल उस विधेयक को रोक ले रहा है। ये जो अधिकार है ये असाधारण परिस्थिति में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि राज्यपाल आपकी इच्छा पे निर्भर करे और वो किसी भी विधेयक को रोकने की कोशिश कर दे। तो इससे क्या है, जो संबंध है वो नाजुक मोड़ पे पहुंचता है, उससे राज्य का नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं वो केंद्र के दबाव में ऐसा करने के लिए राज्यपाल को विवश भी होना पड़ सकता है। उसी तरीके से आर्टिकल 263 के संदर्भ में इन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 क्या कहता है, केंद्र राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो इसे सक्रिय बना करके केंद्र राज्य संबंधों और राज्यों के बीच विवादों के समाधान का प्रभावी मंच बनाया जाए। ये बात वो कब कह रहे हैं, 1983 में, 87 में रिपोर्ट सबमिट किए, तो सरकार ने 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का पहली बार गठन किया। अनुच्छेद 249 और 252। अब 249 क्या कहता है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केवल वास्तविक राष्ट्र हित में, वास्तविक रूप से राष्ट्रीय हित में और सहमति के साथ ही प्रयोग करना चाहिए, वरना इससे राज्य सूची का मतलब जो राज्य को कानून बनाने के अधिकार वाली लिस्ट है उसका प्रयोग उसी रूप में किया जाए। आर्टिकल 356 पर न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा की का रिकमेंडेशन भी इन्होंने कर दिया था। और उस बात को ESR बम्बई केस आपने देखा 1994 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जो
राष्ट्रपति शासन है उस पर निर्णय पर न्यायालय जो है न्यायिक समीक्षा करे ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो न्यायालय ने उस बात पर गौर किया और उसको एसआर बम्बई केस 1994 में एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद से फिर क्या हुआ, आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग 1994 के बाद आपको बिल्कुल कम नजर आएगा, क्योंकि अब सबको पता है कि अगर ऐसा गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा और बैंड बजा देगा। पता चलेगा उसने कह दिया, आपने अनधिकृत रूप से जिस पार्टी जिस सरकार पर ऐसा कलंक लगेगा तो उसका तो वैसे ही वोट बैंक बैंक खिसक जाएगा। जनता की बीच में जाकर के वो क्या जवाब देगा कि चुनी हुई सरकार को आपने किसी अपने राजनीतिक हित के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके भंग कर दिया। तो इस सब चीजों से गिरावट आई। उसके अलावा आर्थिक संसाधन, तो आर्थिक जो संसाधन है उनका बंटवारा, वित्त आयोग की भूमिका को और मजबूत किया जाए ताकि राज्यों को पर्याप्त संसाधन मिल सके। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, अब योजना आयोग के संदर्भ में उस समय चूंकि योजना आयोग ही था, तो राज्यों की भूमिका को इन संस्थाओं में और अधिक बढ़ाया जाए। समान राजनीतिक पार्टी का प्रभाव, यदि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तब भी संघीय संतुलन कायम रहे। और इसके साथ ही साथ अंतरराज्यीय परिषद का उपयोग नीति प्रशासनिक स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए परिषद की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। और ऐसा फिलहाल अभी भी नहीं हो पा रहा है। और संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं, सरकारी आयोग ने कहा कि आयोग ने कि मौजूदा संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रावधानों के उचित और ईमानदार पालन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा अभी नया नया संविधान बना है, कौन सा कितना पुराना हो गया कि आप सब कुछ उसमें बार बार संशोधन के लिए सोचते हैं। जो है उसको सही से लागू करिए, जो मौजूदा है उसको उचित तरीके से ईमानदारी से लागू किए जाने की जरूरत है। ये सब बातें कब कही गई, 1983 से लेकर के 1987 के बीच में 247 रिकमेंडेशंस दिए गए थे। हमने आपके साथ इसमें 15 पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया। इसमें कई पॉइंट्स ऐसे थे जिनको बाद में सरकारों ने अपने नियम बनाने, कानून बनाने, अधिनियम बनाने में प्रयोग किया। जुडिशियरी ने अपने जजमेंट में शामिल किया। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन और सहयोग की भावना पे बल दिया है। इसकी सिफारिशें बाद में पुंछी पुंछी आयोग 2010 में सहित अन्य आयोगों और समितियों की अनुशंसाओं का आधार बनी। केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पुंछी आयोग का गठन किया था। तो आज भी केंद्र राज्य विवादों और सहयोगात्मक संघवाद की चर्चा में जो सरकारी आयोग की रिपोर्ट है वो एक मील का पत्थर साबित होती है। तो ये बहुत शानदार तरीके से और बहुत सारगर्भित तरीके से बनाई गई सरकारी आयोग की रिपोर्ट है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बल देती है। बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स पे एनालिसिस किया गया है। उन सारे लूप होल्स पर चर्चा की गई है जहां जहां से संघीय व्यवस्था कमजोर बनती है, जहां जहां से सरकारें, एक सरकार दूसरी सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करती है। उन बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है जिनसे आपस में टकराव की स्थिति पैदा होती है। तो इन सबको जिहन में ला करके पर काम करके केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को सौहार्दपूर्ण, मधुर और विकासात्मक बनाया जा सकता है। और उस पर काम हुआ भी है। उसी तरीके से कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अभी हम आगे और आयोगों की चर्चा करेंगे जो केंद्र और राज्य संबंधों के लिए बनाए गए हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चाहे प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, उन सब की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। आप अपनी कॉपी बनाइए और उस पर बढ़िया से काम करिए। डेली कम से कम 25 से 30-35 पेज लिखना स्टार्ट करिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे, लिखते समय जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन लिखते समय
ये नहीं कि फिर एक बार कहीं से देख रहे हैं फिर लिख रहे हैं, वो काम नहीं करना है। आपको खुद से लिखना है। कितनी चीजें आपने राष्ट्रपति के बारे में जान ली, वो लिखिए। 5 पेज लिख सकते हैं, 6 पेज लिख सकते हैं, 10 पेज लिख सकते हैं, वो लिखिए। दोबारा पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर लिखिए, लेकिन लिखते समय ये नहीं कि हम कहीं देख रहे हैं और फिर लिख रहे हैं। उसी तरीके से आज सरकारी आयोग के बारे में आपको हमने 15 पॉइंट्स डिस्कस किया है। इन 15 पॉइंट्स को याद रखना है। इसकी रिकमेंडेशंस अभी भी पेपर में लिखने के लिए भी आती है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और बार बार ये प्रश्न तो लगभग हर पेपर में मिल जाता है कि सरकारी आयोग का गठन किस संदर्भ में किया गया था। तो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में इसका गठन किया गया था। तो आज के अंक में इतना ही।